नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज हम आपका डॉक्टर कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये विषय सभी उम्र वर्ग के लोगों के लिए बहुत अहम है। दरअसल आज हम बात करेंगे डायबिटीज की, जिसे हम मधुमेह या शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज की समस्या आज हर व्यक्ति में देखी जा रही है। ये दुनिया के हर देश के व्यक्तियों में लगातार बढ़ रही है। तादाद समय के साथ बढ़ती जा रही है। सभी देशों के सामने एक बड़ी चुनौती है। शुगर कहें या फिर डायबिटीज कहें, इसको लेकर लगातार अध्ययन भी हो रहा है। शोधकर्ता इस पर शोध भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या डायबिटीज का कोई इलाज है? इलाज है तो क्या है? डायबिटीज कितने प्रकार की होती है? डायबिटीज में क्या खाएं, क्या ना खाएं? इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे डॉक्टर गौरव मित्तल, जो कि फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। और लेकिन अहम जानकारी आपको एक साथ में और बता देते हैं कि अगर आपके जहन में भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल आता है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है। तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। और इसमें बड़ी बात यहाँ पर ये रहती है कि डॉक्टर के पास कब जाएं। तो इसी को लेकर अगर आपके जहन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप हमें कॉल कीजिए, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। इस विषय पर हम तफसीलात से चर्चा करेंगे ताकि आप तक एक सही और एक सटीक जानकारी पहुंच सके। जो समाज में इस विषय को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, आपको उनसे निजात मिल सके। इसलिए आज का ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए है ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके और तफसीलात से और विस्तार से हम बातचीत करेंगे। इसका मकसद केवल यही है, उद्देश्य केवल यही है कि आप तक एक बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचे। चलिए आपको बता दें कि अब कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गौरव मित्तल जुड़ गए हैं। डॉक्टर गौरव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। गौरव जी, इससे पहले मैं ये पूछूं कि डायबिटीज क्या है, इससे पहले मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी इसको लेकर बहुत पढ़ा है, मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े हैं इसको लेकर। डायबिटीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंसुलिन क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना इसका शरीर में महत्व है। सबसे पहले आपसे इस विषय पर जानना चाहेंगे। देखिए, इंसुलिन जो है ये हमारे पैनक्रियास में बीटा सेल होते हैं, वहाँ से सिक्रीट होता है। तो हम सबके अंदर इंसुलिन रहता है। तो जैसे भी हम कोई भी कैलोरीज लेते हैं या मीठा लेते हैं तो हमारे अंदर इंसुलिन सिक्रीट हो जाता है और वो अपना ब्लड शुगर लेवल लो कर देता है या नॉर्मल लेवल पे ले आता है। तो इसका मतलब है कि हम सबके अंदर एक ऑटोमेटिक मशीन है जो इंसुलिन अपनी शुगर को हमेशा रेगुलेट करती है और उसको नॉर्मल रेंज में रखती है ताकि हमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि ये जो बीटा सेल्स हैं ये कम होने शुरू हो जाते हैं और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और भी कई मल्टीपल पाथवेज होते हैं, जैसे कि वेट ज़्यादा है उन लोगों में इंसुलिन ज़्यादा रहता है लेकिन स्टिल इंसुलिन काम नहीं कर पाता क्योंकि एंड ऑर्गन रिसेप्टर पे रेजिस्टेंट हो जाता है। तो जिसकी वजह से जब उनके वो फूड में कैलोरी ज़्यादा होती हैं तो उनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आता होता, तो इसको हम डायबिटीज बोलते हैं। जी, चलिए डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मूविन दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है मूविन? जी सर जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे फेफड़ों में ना क्या बोलते गड्ढे हो रखे हैं और जब मैं चलता हूँ तो मेरे को घबराहट होने लगती है और सांस ऐसी फूलने लगती जाता। और क्या बोलते मेरे को ना साल 2 साल में ब्लड ज्यादा निकलता रहता है साल खान में। जी, आपके फेफड़ों में क्या हो गया, आपने क्या बताया जी? ये मेरे को करीबन 10-12 साल हो गए मेरे को सफदरजंग दौड़ते, तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं ना। आप कह रहे हैं फेफड़ों में आपके गड्ढे हो गए हैं? जी हाँ। मेरे को जो आपके कहने से लग रहा है कि आपको कोई ना कोई चेस्ट की प्रॉब्लम रही होगी, कभी टीबी या कोई निमोनिया। मेरे को ना बहुत पहले मुझे टीबी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो टीबी के चक्कर से तो फिर सत्तर वालों ने बोल दिया था कि आपके फेफड़ों में गड्ढे हो रखे हैं। हाँ जी, उसमें फिर तो लंग्स का नुकसान हो जाता है, कई बार उसमें कैविटीज बन जाती हैं। तो वैसे ये क्वेश्चन डायबिटीज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे है कि अगर आपको ब्रोंकोस्टेसिस है पुरानी, आपको चेस्ट की प्रॉब्लम है, आपकी चेस्ट थोड़ी बैड है, तो इसका परमानेंट हल नहीं होता। लेकिन हाँ, आप इसको इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। रेगुलर आप अगर स्टीम वगैरह लो, पोल्यूशन को अवॉइड करो, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करो ताकि आपको बार बार इन्फेक्शन ना हो, निमोनिया ना हो, तो आप इस तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नहीं सर जी, मेरे को ना मैं जब भी जैसे रोड पर भी कहीं पर भी जाऊंगा मार्केट में तो मेरे को
पानी की बोतल साथ में लेकर चलना पड़ता होता है। थोड़ा सा पानी पीता हूँ जब मैं चल पाता हूँ, मैं तेज तो मैं चल ही नहीं पाता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि धीरे धीरे मैं चल। आपकी लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई है ना, जो आपको टीबी हुई थी उसने आपके लंग्स को थोड़ा डैमेज कर दिया होगा, जिसकी वजह से आप हाँ पूरा हाँ, फेफड़ों में गड्ढे काफी हो रखे हैं मेरे, करीब काफी जगह हो रखे हैं। तो मेरे को सर जी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तक कि अगर थोड़ा सा मैं एक जैसे घर में झाड़ू मारूं या मैं 1-2 बाल्टी भरी पानी लेकर के दूर चलूं तो तब भी मेरे को सांस ऐसी फूलने लगती है। फिर तो इसका चीजें नहीं यही कर पाता हूँ सजेशन मैं। है, आप ज्यादा एक्सर्शन ना करें और जितना कर सकते हैं उतनी एक्सर्शन करें। और अगर कोई भी आपको कोई इन्फेक्शन होती है, कुछ भी होता है, उसका जल्दी से ट्रीटमेंट चलिए मोहित जी, कंसर्न बहुत डॉक्टर बहुत के पास धन्यवाद जाके कोई सवाल तो पूछने के लिए। कोई तो डॉक्टर साहब, उपाय होगा सर जी आप लोग के पास में इसका, जैसे अगर आपकी ऑक्सीजन कम है तो आपको ऑक्सीजन लगाई जा सकती है, और इसका कोई परमानेंट हल नहीं है। चलिए मोबिन जी, बहुत बहुत इसका कोई धन्यवाद हल नहीं सवाल ना। पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, जो इन्होंने अपने एक लक्षण बताया है, क्या ये लक्षण क्या डायबिटीज में भी देखने को मिलता है किसी डायबिटीज मरीज को? ये ठीक है सर जी। डॉक्टर साहब, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, जो दर्शक ने अपना एक लक्षण बताया है, जो गंभीर लक्षण बताया, क्या ये लक्षण क्या डायबिटीज में पेशेंट को भी देखने को मिलता है? हाँ जी, वही मैं बात बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज का जो लंग्स की पैथोलॉजी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जी लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको इन्फेक्शन या टीबी वगैरह, कोई निमोनिया होने का चांस ज्यादा रहता है। जैसे जैसे कोरोना वायरस की इन्फेक्शन भी हम सुनते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा सीवियर होने का चांस रहता है और कॉम्प्लिकेशन आने का चांस ज्यादा रहता है। तो दैट वे इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू लंग डिजीज, डायरेक्टली इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर टीबी वगैरह होती है वो ज्यादा डैमेज करती है डायबिटिक पेशेंट में, और लॉन्ग स्टैंडिंग कॉम्प्लिकेशन जैसे ये भाई साहब बता रहे थे उस तरह से रह सकती है। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंद्रदेव सिंह हिमाचल से। इंद्रदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर मैं डायबिटीज डॉक्टर गौरव जी से बात करना चाहता हूँ। जी तो ऐसा है, मेरी डायबिटीज के लिए मैंने बात करनी है। जी हाँ जी, बोलिए जी। हेलो। जी इंद्रदेव जी, हेलो, हम हाँ जी, आपकी इंद्र आवाज़ जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। आप सवाल पूछिए। हाँ जी सर, ऐसा है कि मेरे को डायबिटीज है। पहले मेरी 120-30 रहती थी, जी और अभी जो है 160 के करीब करीब होती है सुबह खाए पीने के बाद। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी। हाँ, अभी जो है 160 और 70 के करीब होती है बिना खाए। ओके। और जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ वो सुबह GP1 एक ले रहा हूँ, हम्म। उसके बाद नाश्ता करने के बाद ज्यादा एक ले रहा हूँ 500, हाँ जी, हाँ जी। और उसके साथ एक टेलोमेस्टिन की गोली ले रहा हूँ BP की। हाँ जी। तो आप एडवाइस लेना चाहते हैं कि आप क्या करें? हाँ हाँ जी, देखिए इसमें डिपेंड करता है कि एक तो आपको डायबिटीज कितने सालों से है, 3 साल से। और हाँ जी, और आपने अपने किडनी के टेस्ट और जो HbA1c होता है 3 महीने की जो शुगर की एवरेज होती है वो आपने कब चेक करवाई है? 3 महीने की शुगर हाँ जी, हाँ जी। वो हो गए 4-5 महीने पहले हुई है। हाँ जी, कितना था तब? तो उसका अभी अंदाजा नहीं रखा। तो आपको एक तो अपने फ्रेश वो एवरेज करवा के अपने कंसर्न फिजिशियन से मिलना पड़ेगा, ताकि वो जैसे आप GP1 ले रहे हैं उसको वो डोज को थोड़ा बहुत GP2 या कोई और उसको थोड़ा बहुत डोज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपकी फास्टिंग 160 आ रही है तो डेफिनेटली ये ज्यादा है। इट शुड बी अराउंड 110-120 के करीब होनी चाहिए। तो एक्चुअल जो है मरीज की, जो अभी मेरी उम्र जो है 60 साल की है, हाँ जी। तो 60 साल की उम्र में डायबिटीज कितने से कितने शुरू होती है? लास्ट कितने से? 110 जैसे है। नहीं, 60 साल में अगर आपके किडनी का फंक्शन ठीक है, किडनी टेस्ट ठीक है, आपकी हेल्थ सही है, तो आपका लेवल 110 या 120 के करीब रखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा जी। चलिए इंद्रदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर गौरव जी, इसी सवाल को हम और आगे अगर लेकर जाएं, अगर देखें तो उम्र के हिसाब से जो लेवल होना चाहिए, जो स्तर होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? देखिए, ऐसा होता है कि अगर कोई यंगर पेशेंट है जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, जी तो उस केस में स्टार्टिंग है डायबिटीज है तो हम थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे HbA1c की वैल्यू है, हम टारगेट लेवल रखते हैं कि 7 से नीचे है, तो
7 से नीचे रखनी है। अगर कोई यंगर पेशेंट है तो उसको 6.5 से नीचे रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम दवाइयाँ कौन सी यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो हम इंसुलिन यूज कर रहे हैं जिससे जी। शुगर ज्यादा कम होने का खतरा है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं स्ट्रॉन्ग है जिससे शुगर का लेवल ज्यादा कम होने का खतरा है। और पेशेंट ओल्ड एज है, ज्यादा ओल्ड एज है और वो अपने कई बार सिम्टम बता भी नहीं पाते कि मेरे शुगर कम हो गई है, सीधा अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो उन लोगों जी। में हम थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं कि अब थोड़ा सा डायबिटीज थोड़ा 130-40 के करीब भी रहे तो वो भी ठीक है, क्योंकि ज्यादा कम करना भी डेंजरस हो जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। अगर यंगर है तो उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। जी, चलिए। डॉक्टर गौरव जी, अगर बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो ये क्या है और ये किस उम्र के व्यक्तियों में ज़्यादा ये देखने को मिलती है समस्या? देखिए, जो टाइप 1 डायबिटीज है ये बच्चों में देखने को मिलती है, छोटे छोटे बच्चों में भी होती है। कई बार जी। ज्यादातर प्यूबर्टी के अराउंड 15-16 साल की उम्र में ज्यादातर लोगों में डायग्नोज होती है बच्चों में। और जी। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं और इंसुलिन बिल्कुल भी सिक्रीट नहीं होती, जिसकी वजह से शुगर का लेवल काफी हाई हो जाता है। और कई बार पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इमरजेंसी में प्रिवेंट करता है। सडन उसका 1-2 महीने में वेट लॉस हो जाता है, प्यास ज्यादा लगती है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। और जो ऐसे बच्चे होते हैं इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन है, लाइफ लॉन्ग इनको इंसुलिन लगाना पड़ता है। जी, मतलब केवल एक ही विकल्प बचता है इंसुलिन का। हाँ जी, और कई गलतियां भी करते हैं कि कोई देसी दूसरी दवाई खा लेते हैं। जी। उनको वो बोल देते हैं कि एक पूरी खा लो और शुगर दोबारा चेक मत कराओ, और बाद में आते हैं फिर वो और ज्यादा डिटीरियरेट जी। होकर आ जाते हैं। पेरेंट्स को आज की डेट में ओरल इंसुलिन अवेलेबल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। सबक्यूटेनियस इंसुलिन ही देनी पड़ती है, या इसका दूसरा नेजल इंसुलिन आती है जो कि यूएसए वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज में मिलती है। अपने यहाँ पे इंजेक्शन ही लगाने पड़ते हैं और जी। कोई अल्टरनेटिव नहीं जी, है। और बात करें अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की, ये टाइप 1 से कैसे अलग है और ये समस्या क्या टाइप 1 से ज़्यादा घातक हो सकती है? नहीं, देखिए, दोनों के अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस, अपनी अपनी प्रॉब्लम है। जो टाइप 2 डायबिटीज है ये ज्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, जेनेटिक्स से ज्यादा लिंक है जी। और ज्यादा कॉमन है। टाइप अगर अगर हम 95 केस टाइप 2 डायबिटीज देखेंगे तो टाइप 1 के तो मुश्किल से 5 ही होंगे। तो जो मेन, अगर हम व्हेन एवर वी डिस्कस अबाउट डायबिटीज, तो इट इज टाइप 2 डायबिटीज। जी। तो और इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ज्यादा रहती हैं, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट अटैक का, किडनी की प्रॉब्लम आने का इसमें ज्यादा चांस रहता है। जो टाइप 1 है इसमें शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन ज्यादा रहती हैं। जैसे बंदा प्रेजेंट करता है उस टाइम पे डायबिटीज डिटेरियोरेट होकर एकदम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाता है, लेकिन अगर इंसुलिन रहे, बच्चा लाइफ लॉन्ग इंसुलिन रहे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी, और क्या टाइप 1 और टाइप 2 में जो डायबिटीज़ में जो लक्षण होते हैं क्या अलग अलग होते हैं या फिर एक समान ही होता है इसमें? ज्यादातर जो टाइप 1 डायबिटीज है वो ज्यादा सिम्टोमेटिक रहती है, जी। क्योंकि उसमें शुगर का लेवल काफी हाई चला जाता है, 500-600 चला जाता है, वेट लॉस सडनली होता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी वगैरह, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा बार यूरिन पास करना, इसमें ज्यादातर सिम्टोमेटिक रहते हैं ज्यादातर पेशेंट। कुछ कुछ सिम्टम कई बार मिलते भी हैं। टाइप 2 डायबिटीज कई बार बिल्कुल साइलेंट रहती है, जी। कोई सिम्टम नहीं होता। आप जो रूटीन चेकअप कराने गए आपको पता लगा कि आपका शुगर लेवल बहुत हाई है, तो इस वजह से थोड़ी सी लेस सिम्टोमेटिक रहती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज भी कई बार प्रॉपर वेट लॉस और प्यास लगना, जल्दी जल्दी यूरिन पास करना, सारे सिम्टम उसमें टाइप 2 में भी हो सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, सोशल मीडिया के एक दर्शक हमारे पूछ रहे हैं, क्या इंसुलिन को शरीर में डेवलप भी किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई दवाएं भी उपलब्ध हैं जो कि इंसुलिन को शरीर में डेवलप करें? नहीं, देखिए, कुछ नई जो मेडिसिन आ रही हैं उनका एक्शन इसको मिमिक करता है, जो लेकिन जो इंसुलिन को स्पेयर करते हैं। जी। जैसे कुछ दवाइयां हैं वो हमारे बीटा सेल पे काम करके ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करवा के शुगर को कंट्रोल करती हैं। जी। तो जो कुछ नई मेडिसिन हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट नहीं करती, अल्टरनेट पाथवेज से काम करती हैं। और लोगों को कई बार लगता है कि वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, लेकिन नहीं, इंसुलिन नहीं बनाती कोई भी दवाई। इंसुलिन को हम सेव कर सकते हैं, जी। सेव कर सकते हैं कुछ ऐसी दवाइयों से जो कि इसको फिनिश ना करे, ताकि जल्दी जल्दी पेशेंट इंसुलिन पे ना जाए। और रेगुलर एक्सरसाइज करके, डाइट का कंट्रोल करके हम इंसुलिन को बचा सकते हैं। जी, मतलब यहाँ पर हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और खाने पीने का ख्याल रखना होगा, तभी हम इसको बचा सकते हैं। अन्यथा अगर कोई भी इसको दवाई है तो ये इसको कोई भी विकसित नहीं कर सकती, डेवलप नहीं कर सकती। अगर बात करें जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ होती है, ये गर्भावस्था में महिलाओं को ज़्यादा क्यों होती है और ये है क्या, देखिए, किस तरीके से ये शरीर पर प्रभाव डालती है? देखिए, जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी एक तरह का स्ट्रेस रहता है। जी।
प्रेगनेंसी में कई सारे हार्मोन्स जो कि स्टीरॉयड्स बोलते हैं जिनको, वो नेचुरली सिक्रीट होते हैं, जी जिनकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में जो जिन लोगों को प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है, आने वाले 5 सालों में उनको एक्चुअल डायबिटीज भी हो जाती है। जी। और क्या इट इज जस्ट जी बिल्कुल जी डॉक्टर साहब अपनी बात आप स्ट्रेस, कंप्लीट जैसे कीजिए। जैसे जी कई बार कोई सर्जरी हुई, कुछ हुई और हमारी शुगर लेवल बढ़ गया, तो ये एक तरह का स्ट्रेस है, स्ट्रेस में बस शुगर बाहर आ गई है। जी। और अगर बात करें इसके लक्षण की, इसके लक्षण क्या होते हैं? प्रेगनेंसी में जी नहीं, प्रेगनेंसी में भी वही, इसमें कई बार कोई लक्षण, ज्यादातर कोई लक्षण नहीं रहते। रूटीनली जी चेकअप करते हैं, जीटीटी टेस्ट करते हैं, उसमें पता चलता है। यूजुअली कोई सिम्टम नहीं होते। जी। और डॉक्टर साहब, ये गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को ज़्यादा इसका खतरा क्यों बना रहता है? क्या इससे पहले के भी जो खतरा है, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें, क्या ज़्यादा रहता है? देखिए, अगर कोई पहले से डायबिटीज से इफेक्टिव है, वो जी प्रेग्नेंट हो गया, तो उसको ज्यादा खतरा है। लेकिन जो जेस्टेशनल डायबिटीज में, इसमें उसके कंपैरेटिव में कम रहता है। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल हाई रहता है, तो बच्चे की प्री टर्म डिलीवरी होने का चांस आ रहता है, बर्थ एस्फिक्सिया, काफी बच्चे को कॉम्प्लिकेशन आने का चांस रहता है। तो लेकिन अगर इसको हम कंट्रोल करते हैं प्रॉपर वे में, दवाइयों से या इंसुलिन से, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते जी। हैं। अगर बात करें टाइप 1 या फिर टाइप 2 या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करें, क्या ये अनुवांशिक हो सकता है? और अनुवांशिक हो सकता है तो इसके कितने प्रतिशत इसमें गुंजाइश होती है? समझा नहीं कुछ। अनुवांशिक, जी जेनेटिकली। जेनेटिकली जो जी है, जो टाइप 2 डायबिटीज है, वो उसका जेनेटिक लिंक ज्यादा रहता है। जी जैसे मान लिया आपके पेरेंट्स को किसी को डायबिटीज है, तो बच्चों में आने का चांस ज्यादा रहता है। लेकिन टाइप 1 में ऐसा नहीं रहता। जेस्टेशनल को हम एक टाइप 2 की टाइप ही मानते हैं। जी अल्टीमेटली वो टाइप 2 डायबिटीज में ही 50% शिफ्ट हो जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अगर कोई नशे का ज़्यादा सेवन करता है, कोई धूम्रपान करता है या फिर कोई शराब पीता है, तो ऐसी कितनी संभावना है कि उसको डायबिटीज़ हो जाए? देखिए, स्मोकिंग से डायबिटीज होने का खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं और डायबिटिक है, तो आपको हार्ट अटैक होने का, किडनी डिजीज आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी आपके पैरों की जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं, उनके ब्लॉक होने का चांस बढ़ जाता है, ब्लाइंड होने का चांस बढ़ जाता है, पैर का डायबिटिक फुट होके गैंग्रीन होने का चांस बढ़ जाता है, जिससे पैर काटना पड़ता है। तो आपकी लाइफ शॉर्ट हो जाती है अगर आप स्मोकिंग करते हैं। हाँ, जो लोग अल्कोहल ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उससे क्या रहता है कि उसमें उनकी ईटिंग हैबिट खराब हो जाती है, तो उनको डायबिटीज का ऑनसेट जल्दी हो जाता है। जी ये लाइक अदर डिजीज, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप सैर वगैरह नहीं कर रहे, आप पराठे वगैरह ज्यादा खा रहे हो, ऑयली स्टफ ज्यादा खा रहे हो, तो भी आपको डायबिटीज होने का चांस आपको जल्दी हो जाती है। अगर आपको 50 में होनी है तो 40 में हो जाएगी, 40 में होनी है तो 30 की एज में हो जाएगी। अगर आप ध्यान रखेंगे तो 40 की वजह वो उतनी डिले हो जाएगी, जितना डिले होगा उतना अच्छा रहता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर बात करें बैरिएट्रिक सर्जरी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? देखिए, अगर अगर तो मैं वही बात आपको स्टार्टिंग में कर रहा था कि अगर इंसुलिन, आप इंसुलिन के बारे में बात कर रहे थे, जो जी टाइप 2 डायबिटीज है, ये ओनली इंसुलिन की डेफिशिएंसी से नहीं होती। जी तो कई लोग जैसे बहुत ज्यादा ओबीज रहते हैं, उनमें इंसुलिन का लेवल नॉर्मल रहता है, लेकिन उनमें एंड ऑर्गन जो, क्योंकि वो वॉक नहीं करते, उनमें फैट इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें इंसुलिन काम करना बंद कर देती है। जी तो ऐसे लोगों को बैरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो अगर उनमें बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं, कई बार डायबिटीज क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है, उनको मेडिसिन लेना कई बार बिल्कुल बंद करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों में जो बहुत ज्यादा जो फैटी हैं, तो समटाइम्स इट इज क्योरेबल जी। दीज पीपल। डॉक्टर साहब, क्या बैरिएट्रिक सर्जरी के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं? हाँ जी, बैरिएट्रिक सर्जरी में ऐसे रहता है कि आपका स्टमक का साइज छोटा कर देते हैं, जिसकी जी वजह से आपको, और अगर तो ज्यादा फूड खाते हैं तो वॉमिटिंग वगैरह का थोड़ा सा चांस रहता है, और आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का चांस रहता है। ऑब्वियसली सर्जरी का रिस्क रहता है, जो आप सर्जरी में करवा रहे हो, वो जो उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रेट रहता है, वो आपको रिस्क रहता है, इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो मेनली आप मल्टीविटामिन वगैरह आपको साथ में लेने पड़ते हैं, ताकि उनकी डेफिशिएंसी ना हो। अदरवाइज इट जी इज वेरी बेनिफिशियल। जी। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, चूँकि आप बहुत तजुर्बेदार हैं, आप बहुत से डायबिटीज़ के पेशेंट से आप मिले होंगे, उनका आपने तजुर्बा जाना होगा किस तरीके से है, और आपने बहुत भी इसको लेकर स्टडी भी की होगी। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें तमाम शोधकर्ताओं ने अपने आर्टिकल्स लिख रखे थे, लेकिन उसमें ये बात सामने आई, क्या इसको लेकर जितने भी अब तक शोध हुए हैं, इसका अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है? आपको लगता है कि यह ऐसा है, या फिर इसका स्थायी समाधान खोजा जा सकता है? देखिए, आज की डेट में तो इसका कोई, इट इज अनक्योरेबल, इसका कोई क्योर नहीं है। जी
ये वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। तो अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज करना पड़ेगा ताकि इसका ऑनसेट हम डिले कर पाएं। और आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसा कोई होता है कि कुछ इसका परमानेंट हल हो जाए, वो देखा जाएगा। जी, क्योंकि ये आंकड़े भी इस बात को लेकर बयां करते हैं कि दुनिया में 40 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट, अगर भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में देखें तो 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वयोवृद्ध व्यक्ति भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं और युवा भी इसमें शामिल है। आपको ऐसा क्या लगता है कि ये जो संख्या है लगातार क्यों बढ़ती जा रही है? क्या जो व्यक्ति है इसके लिए खुद जिम्मेदार है? उसकी लाइफस्टाइल जिस तरीके से चेंज होती जा रही है, चाहे खान पान की बात करें, परिस्थितियों की बात करें? डेफिनेटली देखिए, आजकल के टाइम में सबके पास मोबाइल है, जी, सबके पास गाड़ियां हैं, चलना फिरना कम हो गया है, एक्सरसाइज कम हो रही है और जंक फूड वगैरह बढ़ रहे हैं। जोमेटो आ गया, जी। आप घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। बच्चे छोटे छोटे जंक फूड लाइक करते हैं। तो डेफिनेटली जो जो पहले टाइप 2 डायबिटीज जो 50 के बाद होती थी, अब 30, 20 में आ रही है। तो डेफिनेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि हम सोसाइटी चलना फिरना बंद कर दिया, तो इसलिए जल्दी होने लगी। जी, डॉक्टर गौरव जी, तनाव लेने से जो शरीर में हमारे इंसुलिन नामक हार्मोन होता है वो क्यों खत्म होता है? इसका एक बेसिक कारण क्या है? तनाव लेने से जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जी, तो जिसको हम कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, तो इसमें इंसुलिन लेवल कम नहीं होता। जो कैटेकोलामाइंस है वो उसको एंटागोनिस्ट करते हैं, वो उसके उल्टा होते हैं जी। इंसुलिन के, जिसकी वजह से तनाव लेने से डायबिटीज बढ़ता है। जी, डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, हर्ष साहनी। हर्ष साहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरी मदर की उम्र 64 इयर्स है, जी, तो उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है और जिस वजह जी। से उनकी हड्डियों में दर्द होता है। तो कल मैंने अभी हड्डियों का टेस्ट करवाया था, शुगर का भी, जिसमें एक्सरे में बताया गया कि हड्डियां श्रिंक हो रही हैं। जी, हाँ जी। कौन सी हड्डी का एक्सरे कराया था आपने? बाजू की करवाया था, आर्म्स का। देखिए, उसमें ऐसे है कि जो यूजुअली जो हम अर्बन पॉपुलेशन में रहते हैं, तो हम लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है। तो एक तो जो डायबिटिक पेशेंट आपके, खासकर जो फीमेल्स हैं, तो इनको विटामिन डी और कैल्शियम रिप्लेस करना चाहिए। दूसरा, अगर उनके किडनी फंक्शन टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि किडनी की डिजीज में भी हड्डियों की प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें हड्डियों में कैल्शियम की डीमिनराइजेशन होनी शुरू हो जाती है, तो उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ओके, तो उन्होंने एक शुगर का टेस्ट करवाया था जो पिछले 3 महीने का दिखाता है, उसमें उनकी शुगर 10.6 आई थी दोपहर को खाना खाने के बाद। नहीं, जो 10.6 है, ये खाना खाने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये आपने जैसे खुद ही कह रहे हैं, ये लास्ट 3 मंथ की एवरेज रहती है। जी जी। तो ये इसको किसी भी टाइम पे कर लो, चाहे फास्टिंग कर लो, चाहे खाने के बाद कर लो, ये 3 महीने की एवरेज दर्शाती है। तो सर क्या मेडिसिन देनी चाहिए कि जिससे शुगर कंट्रोल रहे? नहीं, देखिए, मेडिसिन तो मतलब आपको वहाँ पे कंसर्न फिजिशियन से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि उनके रीनल फंक्शन का क्या स्टेटस है, पेशेंट की क्या बिल्ट है, क्या स्टेटस है, कोई और कॉमोर्बिडिटी तो नहीं है, कौन सी दवाई उनमें मना करनी है, नहीं दे सकते, कौन सी दे सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल पूछ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि ये सवाल है कि रात को नींद नहीं आती और पैरों में झुंझुनाहट होती है। क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है? और अगर डायबिटीज़ है तो इसका हमें जो अगर घर पर रह भी इलाज कर सकें तो क्या इलाज करें? नहीं, देखिए, ये एक सिस्टम है जो पैरों में झंझनाहट मीन्स आपके पैरों में नमनेस हो रही है, इसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। जी, ये न्यूरोपैथी का सिम्टम है। तो न्यूरोपैथी, तो इसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते अगर आपको प्यास ज्यादा लग रही है कि आपको डायबिटीज ही है। अगर आपका वेट कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटीज इज द ओनली डिजीज विच रिड्यूसेस द वेट। देयर आर मेनी अदर डिजीज, थायराइड डिजीज है और भी हैं जिसमें वेट कम हो जाता है। तो अगर आपके पैरों में नंबनेस है, तो डायबिटीज वन ऑफ द कॉज फॉर दिस। बट अल्कोहल कंजप्शन से, B12 डेफिशिएंसी से, कई सारी और भी डिजीजेज है जिसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। किडनी डिजीज में, HIV में आपके पैरों में नंबनेस आ सकती है। तो यू हैव टू मीट द कंसर्न डॉक्टर कि आप वो देखें कि उसमें उसका कारण निकालें, फिर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अब तक जितनी भी पद्धति हैं, चाहे एलोपैथी की बात हो, होम्योपैथी की बात हो, आयुर्वेदिक की बात हो, आपका तजुर्बा क्या कहता है इस मामले की? सबसे बेहतरीन इस मामले को लेकर, इस समस्या को लेकर अच्छी पद्धति कौन सी है?
सबसे अच्छी पद्धति इंसान खुद है, जो कि डाइट को कंट्रोल करेगा जी और उसको रेगुलर वॉक करेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल में आ जाते हैं, उनको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी तो जो भी ट्रीटमेंट आपका डायबिटीज कंट्रोल करने में समक्ष है, वही बेस्ट है। जी। और अगर बात करें यहाँ पर, अगर देखा गया है कि अगर व्यक्ति अगर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, आलस उसको ज़्यादा आता है, तो इसके लिए जो संकेत यहाँ पर इसके सामने आते हैं, क्या माना जाए इसको लेकर? अगर आलस ज्यादा रहता है आलस और ज़्यादा आता है, एक्टिव नहीं रहता काम में, हाँ जी, तो इसको लेकर इसका- क्या संकेत माने जाए? ये इसके भी मल्टीपल कारण हो सकते हैं। थायराइड डिजीज में, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, डिप्रेशन में भी बंदा सुस्त रह सकता है, उसका काम करने का दिल नहीं करता। देयर मल्टीपल कॉजेज फॉर दिस थिंग कि कोई सीएनएस डिसऑर्डर है, कोई और किडनी डिसऑर्डर, किसी भी डिजीज में ऐसे रह सकता है। तो बाकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल कई बार साइकोलॉजिकली होता है, जिसको आलस रहता है। जी डॉक्टर डायबिटीज साहब, इज जी नॉट द ओनली रीजन। जी, एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, लोकेश। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हेलो जी लोकेश जी, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि जो मेरा आँख का बरौनी है ना, जी उसके ऊपर जो है बहुत दर्द करता है। इतना दर्द कर रहा है कि मैं अभी मैं रूम में सोया, मैं बाहर निकल रहा था और दर्द कर रहा है। जी हाँ जी, कहाँ पे दर्द कर रहे हैं? सर, वो डेली डेली होता रहता है, साल में ऐसे मौसम में डेली डेली होता है। आपको डायबिटीज है? हाँ? आपको शुगर है? नहीं सर। इन्होंने सब कहाँ पे बताया कि दर्द कहाँ पे होता है जज जी? आँख का बरौनी है ना, उसके ऊपर एक साइड, बाएं साइड। मैं समझा नहीं, इन्होंने कहाँ पे बताया दर्द कहाँ पे होता है? सर, लीलार पे होता है, आँख के साइड में, ऊपर आँख के आँख साइड के पे? ऊपर होता है। आँख के ऊपर होता है। हाँ, उसके लिए आप अपनी आई साइट चेक करवाइए। चेक करवाया, बोल रहे हैं नजला है, तो कैसे ठीक होगा? आई साइट चेक कराइए, अपना बीपी वगैरह चेक करवाइए। चलिए रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल मेरा ये है, दो ऐसे सुझाव दीजिए कि हमें जो डाइट में शामिल करनी चाहिए खाने पीने की चीज़। देखिए, जो शामिल करने चाहिए, जी एक तो आपको प्रोटीन ज्यादा लेनी चाहिए। जी जैसे कि अगर आप हर मील में एक कटोरी दाल पूरी भर के लें, जी ठीक है, और आपको फ्रूट्स ऐड करने चाहिए। आपने दो चीजें बोली हैं, तो मैं ये दो चीजें बोली। जी। चलिए डॉक्टर गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आप अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं कि आप जिस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल रखते हैं, आप अपने आप को तनाव में रखते हैं, तो तरह तरह की आपको बीमारी घेर सकती है। लेकिन अब तक इसको लेकर शोध हो रहे हैं, कोई स्थायी इलाज अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन स्थायी इलाज यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर फास्ट।